हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस चौथे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस चौथे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 19 के बाद में 37 के बाद में 74 के बाद में 147 के बाद में 294 और 294 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज वाले प्रश्न को किस टाइप से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 19 के बाद में संख्या दी गई है 37। तो मेरे भाई 19 से 37 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम यहाँ पर क्या कर दें मेरे भाई इस 19 का सबसे पहले क्या कर दें दोगुना कर दें। तो 19 का दोगुना बन जाएगा कितना 38 और इस 38 में से हम क्या कर दें -1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 37। इसी प्रकार से देखिए 37 के बाद में दिया गया है 74। तो 37 से 74 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम इस 37 का क्या कर दें दोगुना कर दें तो 37 का दोगुना होता है 74। ठीक है, फिर देखिए 74 के बाद में दिया गया है 147। तो मेरे भाई 74 से 147 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यदि हम क्या कर दें यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 74 का क्या कर दें दोगुना कर दें तो 74 का दोगुना कितना होता है। तो मेरे भाई 74 का दोगुना होता है 148 और 148 में से यदि हम एक को कम कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 147। उसके बाद में देखिए 147 के बाद में दिया गया है 294। तो 147 से 294 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम इस 147 का क्या कर दें दोगुना कर दें तो यहाँ पर 147 का दोगुना बन जाएगा 294। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 294 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 294 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे मेरे भाई सबसे पहले तो इस 294 का हम क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 294 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा मेरे भाई 294 का दोगुना बन जाएगा 588। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ था दोगुना और उसके बाद में एक को घटाया गया था। उसके बाद में क्या हुआ दोगुना, फिर उसके बाद में क्या हुआ दोगुना और एक को क्या किया गया था घटाया गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ केवल दोगुना। यानी कि यहाँ पर पहले तो क्या हुआ है दोगुना और जो संख्या है उसमें से एक को घटा दिया। उसके बाद में केवल दोगुना, फिर उसके बाद में दोगुना किया गया और जो संख्या है उसमें से एक को घटा दिया। फिर उसके बाद में क्या किया गया है केवल दोगुना। तो अब यहाँ पर हमने दोगुना कर दिया, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे एक को घटा भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए 588 में से एक को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 500
587, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 587। अब हमें देखना है कि संख्या 587 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 587 हमें दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोकना है और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 64 से यहाँ पर 37 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 64 से यहाँ पर 37 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 86 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 64 से यहाँ पर 37 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 64 को 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 64 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 32, और 32 से 37 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 32 के अंदर +5 करके यहाँ पर लाया गया है 37। और ध्यान से देखिए 37 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 86 के अंदर और इस 86 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 86 को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 86 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 43, और जिस प्रकार से 32 के अंदर +5 किया गया है उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इस 43 के अंदर भी +5 कर देंगे। तो 43 और 5 मिलकर बन जाएगा 48, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 48। अब हमें देखना है कि संख्या 48 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 48 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 48 आया है समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने।
वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पक्षी, तोता और चमगादड़ इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है और उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद में आपको क्या करना है, उन शब्दों के बीच में देखना है रिलेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द है पक्षी, उसके बाद में दूसरा शब्द है तोता और तीसरा शब्द है चमगादड़। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे पक्षी और तोता के बीच में। तो क्या पक्षी और तोता के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, पक्षी और तोता के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई जो तोता है ये क्या है, पक्षी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे तोता और चमगादड़ के बीच में। तो क्या तोता और चमगादड़ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, तोता और चमगादड़ इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि तोता अलग होता है और चमगादड़ अलग होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे पक्षी और चमगादड़ के बीच में। तो क्या पक्षी और चमगादड़ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पक्षी और चमगादड़ के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि तोता तो एक पक्षी है लेकिन चमगादड़ पक्षी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चमगादड़ होता है ये उड़ता जरूर है लेकिन ये आता है स्तनधारियों के अंदर है। ठीक है, अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम तैयार करेंगे कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम आरेख बनाएंगे किसके लिए, पक्षी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहला आरेख हो गया किसके लिए, पक्षी के लिए। उसके बाद में देखिए दूसरा शब्द है तोता। तो देखिए तोता का संबंध पक्षी के साथ में तो है लेकिन तोता का संबंध चमगादड़ के साथ में नहीं है। तो मेरे भाई तोता क्या है, एक पक्षी है। तो मेरे भाई तोता आ जाएगा किसके अंदर, पक्षी के अंदर, यानी कि तोता का आरेख बनेगा पक्षी के आरेख के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट में बच गया क्या, चमगादड़। तो मेरे भाई चमगादड़ का संबंध ना ही तो तोता के साथ में है और ना ही पक्षी के साथ में है। तो इन दोनों से अलग आरेख बनेगा किसका, चमगादड़ का। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए तीसरा आरेख हम बना देंगे चमगादड़ के लिए, यानी कि पक्षी, तोता और चमगादड़ इन तीनों का या इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब हमें देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 35 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 35 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 12 से यहाँ पर 35 कैसे बना है। तो मेरे भाई 12 से यहाँ पर 35 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 12 को 2 से
भाग किया गया है। यदि हम 12 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। और ध्यान से देखिए, यदि हम इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36। और 36 में से यदि हम 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर संख्या बच जाएगी 35। और ध्यान से देखिए 35 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि यहाँ पर 12 से 35 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 12 को 2 से भाग किया गया है और जो संख्या आई है उसका स्क्वायर करके, यानी कि स्क्वायर करने के बाद में जो संख्या आई है उसमें से भी 1 को कम करके यहाँ पर लिखा गया है 35। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 18 को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 9। और यहाँ पर इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। और इस 81 में से भी हम क्या कर देंगे, 1 को कम कर देंगे। तो 81 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर संख्या बचेगी 80। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी 80। अब हमें देखना है कि संख्या 80 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 80 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से HFS का संबंध है IGT के साथ में, उसी प्रकार से KGL का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई पहला लेटर है H आता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर है। H के बाद में क्या है F आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। F के बाद में क्या है S आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से यहां पर आगे देखिए, आगे क्या है I आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर है। I के बाद में क्या है G आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। G के बाद में क्या है T आता है 20 नंबर पर। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहां पर हम क्या करेंगे, आगे दिए गए लेटर का भी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए पहला लेटर है के आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। के बाद में क्या है जी आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। जी के बाद में क्या है एल आता है 12 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम अल्फाबेट लेटर नहीं देखेंगे, यहाँ पर आपको देखना है केवल संख्या को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एच आता है 8 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है आई, यानी कि 9 लिखा गया है 8 से। तो 8 से 9 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 8 और 1 मिलकर बन जाएगा 9। उसी प्रकार से यहां पर देखिए 6 से यहां पर लिखा गया है 7, तो 6 से 7 लिखा जाएगा कैसे, यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 6 और 1 मिलकर बन जाएगा 7। उसी प्रकार से यहां पर देखिए S आता है 19 नंबर पर, और यहां पर देखिए S से लिखा गया है T, यानी कि 19 से लिखा गया है 20, तो 19 से 20 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 19 और 1 मिलकर बन जाएगा 20। यानी कि यहां पर क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर +1 करके ये सभी अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर ज्ञात करेंगे क्या, जिस प्रकार से इन सभी के अंदर +1 किया गया है उसी प्रकार से इनके अंदर भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है के आता है 11 नंबर पर, 11 के अंदर +1 करेंगे तो 11 और 1 मिलकर बन जाएगा 12। ठीक है,
12 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एल, तो यहाँ पर हम पहला लेटर भरेंगे एल, ठीक है। उसके बाद में जी, जी आता है 7 नंबर पर, 7 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 7 और 1 मिलकर बन जाएगा 8। 8 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एच, तो यहाँ पर हम दूसरा अल्फाबेट लेटर भरेंगे एच। उसके बाद में क्या है, जी के बाद में है एल, एल आता है 12 नंबर पर है, 12 के अंदर प्लस 1 करेंगे तो 12 और 1 मिलकर बन जाएगा 13। 13 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एम, तो यहाँ पर हम भर देंगे एम, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे एल एच एम। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो आंसर है एल एच एम, ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व प्रसिद्ध सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में, और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि विश्व प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई हमने इस क्लास के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसलिए सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन मेरे भाई अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में क्या पाया जाता है? वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अयोध्या को,
ऑप्शन बी है मथुरा को, ऑप्शन सी है वाराणसी को और ऑप्शन डी है प्रयागराज को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है सिक्किम राज्य में और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणीय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का जो गुजरात राज्य है यह नमक उत्पादन के लिए अग्रणीय है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय ने और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व में मछली उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए चीन देश में, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी है भारत देश में और ऑप्शन डी है वियतनाम में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व में मछली उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है चीन देश में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य की सीमा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र राज्य की सीमा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों के मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी है बिंदुसार ने, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने और ऑप्शन डी है अजातशत्रु ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।